तो रीनल पेरिस की बात की थी हमने कि फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, 2 से 3 ml एनी टाइम क्या होता है, स्टोर होता है। मोस्टली यहाँ पे यूरिन स्टोन के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यूरिन स्टोन स्टोर रहता है और सभी किसके बने होते हैं, स्टोन कैल्शियम ऑक्सीडेट के बने होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, पीटीएच। तो कौन बताएगा, कौन बताएगा पीटीएच, बताओ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बताया। और बताओ कोई। बोन से ब्लड में लेके आ जाता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन अलग चीज है। कैल्सिटोनिन तो एक हार्मोन है। इधर कोई ये वाला डिपार्टमेंट, हाँ पीटीएच, हाँ बहुत अच्छा, यही बात है। देखो क्या होता है, सिंपल सी प्रोसेस है कि जब हम कैल्शियम खाते हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होके कहाँ आता है, ब्लड में आता है। जैसे ही ब्लड में कैल्शियम आएगा तो एक हार्मोन रिलीज होता है कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम को कहाँ लेकर चला जाता है, ठीक है। और इसके लेवल को वापस बनाए रखने के लिए पीटीएच होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। इसमें कैल्शियम कम नहीं हो जाए इसलिए वापस बोन से उतना ही लाता है जितना रिक्वायरमेंट होती है ना, वो मेंटेनेंस बनाए रखता है। अब क्या होगा, इसका लेवल बढ़ गया, पीटीएच का लेवल बढ़ गया तो बोन से ज्यादा कैल्शियम खींच के लाएगा ब्लड में, और ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ जाएगा, किडनी के पास। तो किडनी में जब फिल्टर होगा तो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो उसे कैल्शियम के स्टोन बन जाएंगे। कैल्सिटोनिन का जो काम होता है ब्लड से कैल्शियम को कहाँ ले जाना, और पीटीएच का काम होता है बोन से ब्लड में लाना। समझ गए, बस इतना ही काम है। इसलिए पीटीएच को मोस्ट कॉमन कहाँ से बताया। एक किडनी के अंदर डिप्रेस पार्ट होता है, जैसे ऐसे धसा हुआ पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम या हाइलेस पार्ट होता है ना। अंदर दसे पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉनकेव है ना, कॉनकेव पार्ट है ये, कॉनकेव लाइक शेप होता है। इसमें देखो 2 स्ट्रक्चर होता है, वो तो अंदर जाता है। कौन कौन, इससे 2 स्ट्रक्चर अंदर जाता है, एक तो होता है रीनल आर्टरी और एक नर्व, है ना। रीनल आर्टरी और नर्व तो क्या होती है, इंटर होती है। 2 स्ट्रक्चर इससे बाहर निकलते हैं, कौन कौन से, एक तो रीनल वेन और एक यूरेटर, है ना। एक तो रीनल वेन और एक यूरेटर। तो 4 ऐसी जगह, 4 ऐसी चीज जो इंटर और एक्सिट होती है, उस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, हाइलम कह रहे हैं। तो हाइलम में 2 स्ट्रक्चर कौन अंदर गए, रीनल आर्टरी और नर्व, और एग्जिट कौन रहे, और यूरेटर, ये 2 एग्जिट हो गए। तो हाइलम, इसको हाइलस भी बोलते हैं, हाइलम या हाइलस। ये कॉनकेव शेप का पार्ट है, कॉनकेव शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिसमें 2 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर में कौन कौन आ गया, रीनल आर्टरी
और नर्व है, ये तो क्या होती हैं, इंटर एंड टू स्ट्रक्चर renal vein and ureter exit। तो इसको हाइलम या हाइलस कहते हैं हम। तो इसमें 3 ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है कि किडनी को नर्व सप्लाई कौन करता है, ब्लड सप्लाई कौन करता है, और ब्लड को फिल्टर कौन करता है। देखो नर्व सप्लाई के लिए सुपीरियर मेजेंट्रिक ब्रांच होती है ना, सुपीरियर मेजेंट्रिक ब्रांच होती है। गैंग्लियन, ब्लड सप्लाई कौन करता है किडनी को, और ब्लड फिल्टर कौन करता है, ब्लड को फिल्टर करने वाली आर्टरी कौन सी है, ऐसी आर्टरी जो फिल्टर करने के लिए ब्लड को लेके जाती है। ब्लड को फिल्टर तो जैसे रीनल आर्टरी लेके जाती है ब्लड, है ना, तो ब्लड फिल्टर करने के लिए कौन सी आर्टरी यूज करते हैं, और ब्लड को किडनी को सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, डीवीआर, सुना के नाम, किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम डीवीआर को होता है डिसेंडिंग वासा रेक्टम, सुना क्या। ये क्वेश्चन है एग्जाम कि किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करता है। यहाँ पे किडनी में ब्लड को फिल्टर कौन करता है, तब तो रीनल आर्टरी होगी। किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो डीवीआर करता है, और नर्व सप्लाई वो सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन करता है। तो किसी पर्सन के अंदर जैसे इसके अंदर एनस भी काम करता है, एनस बोले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें 2 स्टेज से बड़े नर्वस सिस्टम, या एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है, तो जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो यूरिन ज्यादा पास आउट होता है कम, क्या होता है, सिंपैथेटिक होगा तो कम होगा, पैरासिम्पैथेटिक होगा तो ज्यादा। अब किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। कुछ बोलना है क्या, बोलना है, नहीं बोलना तो एक बार इधर देखना है ना। रफली बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा तो फिर ठहर कर लेंगे। एक एओर्टा आती है, जब एओर्टा एब्डोमेन में आ जाती है ना तो उसको एब्डोमिनल एओर्टा कह देते हैं, है ना। थोरेसिस से निकलने के बाद में एओर्टा कौन सी हो जाती है, एब्डोमिनल एओर्टा हो जाती है ना। उससे एक ब्रांच निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। एओर्टा से एक ब्रांच निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी कहते हैं। ये किडनी में एंटर हो गई। अब किडनी के अंदर एंटर होने के बाद में ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ऊपर और नीचे। ऊपर हो गया तो इसको सुपीरियर रीनल आर्टरी कह देते हैं, और नीचे तो ठीक है, अच्छा डिवाइड हो गई। अब देखो इसके अंदर
ये पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर थे, कितने थे? 8 से 18 थे। सेगमेंट कितने थे? 5 थे। ठीक है, तो जैसे पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें, इंफीरियर सेगमेंट है, तो इसमें जैसे ये आर्टरी इंटर करेगी तो इस आर्टरी का नाम हो जाएगा सेगमेंटल आर्टरी, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेगमेंट में आ गई। समझ रहे हो क्या? तो इसको क्या बोल दिया हमने? दो लॉब्स होते हैं, सॉरी दो पिरामिड्स होते हैं, उनके बीच के स्पेस को हम लॉब कह रहे हैं, या एक पर्टिकुलर लॉब है। लॉब भी कितने थे? 8 से 18 थे ना। तो जैसे ये लॉब के अंदर आती है आर्टरी, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरलोबर आर्टरी, है ना, इंटरलोबर आर्टरी, लोब में आ गई। और यहाँ पे एनाटॉमी में बोला गया कि लोब के बाद में जैसे घूमती है, सीधी नहीं रहती, घूमने के बाद में उसको बोलते हैं आर्क्वेट आर्टरी। घूमने के बाद में क्या बोला जाता है इसको? आर्क्वेट आर्टरी। ये जो स्पेस होता है इसको लोब्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो जैसे ये इसमें एंटर करती है तो इस आर्टरी का नाम हो जाता है इंटर लोब्यूलर आर्टरी। क्या हो जाता है? अब हमने पिरामिड के ऊपर देखा था, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। ये आर्टरी जैसे ही ग्लोमेरुलस में जाती है, उससे पहले इसको क्या बोल दिया जाता है? हाँ, क्योंकि किडनी में जाने से, नेफ्रॉन में जाने से पहले की आर्टरी क्या हो जाएगी? एफरेंट आर्टरियोल्स, नॉट आर्टरी। आर्टरी नहीं रहेगी, क्या हो जाएगा? ये आर्टरियोल्स हो जाएगा। आर्टरियोल्स जानते हो क्या? कौन जानता है? छोटी हो जाती है, आर्टरी छोटी होती है, आर्टरियोल्स हो जाती है। तो ये आने वाली, इसलिए इसको एफरेंट बोला। एफरेंट आर्टरियोल्स गुच्छा बना लेगी, इसको ग्लोमेरुलस कह देते हैं। ग्लोमेरुलस के बाद में वापस निकल गई बाहर, इसको क्या बोलोगे? इफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट आर्टरियोल्स। तो यहाँ तक ब्लड आया, तो ये किसके लिए आया था? ब्लड फिल्टर होने के लिए आया। ये ब्लड किसके लिए आया था? फिल्टर होने के लिए आया था। तो ये फिल्टरिंग की फ्लो चार्ट बनता है कि ब्लड फिल्टर कैसी प्रोसेस से होता है कि एब्डोमिनल एओर्टा से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जैसे ही सेगमेंट में जाती है तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट के अकॉर्डिंग सेगमेंट बन जाती है ना, जिसमें गया, जैसे इंफीरियर गया तो इंफीरियर हो गया। तो सेगमेंट में आने के बाद में लोब में आते तो क्या बोलते हैं इसको? इंटरलोबर आर्टरी। इसके बाद में ये घूम जाती है, आर्च का मतलब घूमना होता है, तो इसको नाम क्या बन जाएगा? आर्क्वेट आर्टरी। लोब्यूलर में जाएगी तो नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, ग्लोमेरुलस में जाने से पहले और उसके जाने के बाद में इफरेंट आर्टरियोल्स। तो ये तो ब्लड फिल्टर होने तक गया था, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो गया ना। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ब्लड में सारी चीजें फिल्टर नहीं होती। कौन सी चीजें फिल्टर नहीं होती? ऐसी कौन सी चीजें तो फिल्टर नहीं हो सकती? चलो ऐसे बताओ, कौन सी फिल्टर होती है? प्रोटीन। हाँ बोलो। क्रिएटिनिन फिल्टर नहीं होती, कहाँ जाती है? क्रिएटिनिन फिल्टर नहीं होती तो जाती कहाँ है? नहीं, ऐसे भी होता है, नॉर्मल रेंज तो है ना उसकी, वो तो ज्यादा होती है तब होती है। क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज होता है वो 1.3 से कम है तो नॉर्मल है, उससे ज्यादा होगा ना तब मानेंगे। तो वो भी फिल्टर होगा, प्रोटीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रोटीन? बस आरबीसी होती है क्या? आरबीसी फिल्टर होती है क्या? नहीं होती। हाँ, आरबीसी फिल्टर नहीं होती। चलो वो एल्बुमिन होता है स्पेशली, वो फिल्टर नहीं होता है। और लगभग सारी चीजें हो जाती हैं, इसमें ग्लूकोज, पानी है, फैट है, ठीक है, मिनरल्स है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? विटामिन वगैरह सब फिल्टर होते। तो अब जब ये इस प्रकार से फिल्टर हो गया तो आगे कहाँ जाएगा? यहाँ तक ये हमने जैसे बात कर ली, थोड़ा इसको हम आधा पटक रहे हैं इसको। ये एक नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन को ऐसे पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ऐसे ये ग्लोमेरुलस है
ये बोमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है ना, इतना आप जानते हो। तो यहाँ से जो आर्टरी गई थी वो तो कौन सी थी, एफरेंट आर्टियोल्स, फिर एक ग्लोमेरुलस बना ली, फिर वापस चली गई, उसका बोला ये इफरेंट आर्टियोल्स इस पीसीडीएक्स के आगे टच हो जाती है, ठीक है। ये टच होते ही इसको बोलते हैं पेरी कैपिलरी होती है, पेरी न्यूक्लियर कैपिलरी। और इसके जस्ट अगली वाली जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं डीवीआर। जो अभी डीवीआर की चर्चा की थी हमने, किडनी को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, हाँ डिसेंडिंग वासा रेक्टा। ये डीवीआर आर्टरी की ब्रांच है। इसके बाद में ये पूरे इस नेफ्रॉन के टच होगी, कहां तक टच होगी, डीसीटी तक टच होगी, क्योंकि आगे उसका कोई रोल नहीं। जैसे डीसीटी खत्म होगी ये नीचे चले जाएगी। अब आपको देखो वो चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे ये किडनी थी अपनी, ये एओर्टा था, इससे आर्टरी निकली कौन सी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी नीचे इंफीरियर चलेगी, सेगमेंट में चलते क्या बोला इसको, क्या बोला, ठीक है। फिर ये लोब में चलेगी, घूम गई, लोबुलार में चली गई, फिर ठीक है। फिर ये देखो वापस निकली ना, तो निकलते ही इसके टच हो गई, पूरे नेफ्रॉन के टच हो रही है ना। वो इसलिए हो रही है कि रिएब्जॉर्प्शन भी तो करना है ना भाई। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो गया, फिल्टर हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, तो ये इस ट्यूब्यूल में आ गया, तो इस ग्लूकोज को बाहर निकालना है, वापस लेना है हमको। बाहर निकालेंगे तो हम भूख लग जाएगी वापस। तो ये क्या करती है, जहाँ पे टच होती है ना ये वापस रिएब्जॉर्ब कर लेती है इसको, चीजों को वापस क्या कर लेती है, काम की चीजें वापस ले लेता है, काम की चीज ये ब्लड वापस खींच लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो ये जैसे ही ब्लड में काम की चीज खींचेगा और वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही यहाँ तक दोनों ने वापस, ये डीवीआर होता है ना, ये फिर क्या करता है कि यहाँ पे जो अदर पार्ट्स होते हैं किडनी के उनको सप्लाई करता है, दोनों काम करता है, रिएब्जॉर्ब भी करता है और बॉडी के किडनी के अदर पार्ट्स को भी क्या करता है, सप्लाई करता है। तो इसका दोनों काम हो, इसके ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, किडनी में डीवीआर कर। फिर ये पूरा रिएब्जॉर्ब कर लेगा, काम की चीज सारी क्या कर लेगा, रिएब्जॉर्ब करने के बाद में ये वापस लोबुलार में गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इंटर लोबुलार। अब ये आर्टरी थोड़ी लेगी, वो तो आ रही थी ब्लड लेके आ रही थी, अब वापस जा रहा है, वापस जा रहा है। तो ये लोब में आते क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे घूम गई, आर्क्वेट वेन हो गई, समझ में, पूछ लेना वापस लोब में चली गई, तो क्या बोला, इंटरलोबर, वो लोबुलार है, लोबर है, वेन हो गई, इंटरलोबर वेन। ये सेगमेंट में आ गई, सेगमेंटल वेन, फिर रीनल वेन, उसके बाद में वेन कहां लेके जाती है, इंफीरियर, इसमें आ जाएगा वापस, है ना। तो वो एओर्टा से गया था, फिल्टर होके वापस आ गया ना, आईवीसी के अंदर वापस आ गया, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट बन गया। वापस देखो, एओर्टा से एक ब्रांच निकली जिसका नाम क्या था, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जैसे सेगमेंट में जाते हैं क्या बोलोगे, लोब में जाते ही ऐसे आर्च बनते ही, लोबुलार में जाते ही, ओके, इस ग्लोमेरुलस में जाने से पहले, उसके बाद में, ठीक है। जैसे पहली बार नेफ्रॉन के टच होगा, ऊपर पेरीनेफ्री या पेरी न्यूक्लियर कैपिलरीज बोलते हैं, उसके बाद में डीवीआर, ठीक है। डीवीआर के बाद में वापस लोबुलार में चली गई, इंटरलोबुलार घूम गई, लोब के अंदर चली गई, सेगमेंट में आ गई वेन, फिर वापस रीनल, और ये इंफीरियर वेना कोआ से मिल गई, वापस हार्ट में चला गया।
ठीक है, इस प्रकार से ब्लड आया, फिल्टर होके वापस चला गया, काम की चीज वापस ले गया, वेस्ट प्रोडक्ट बचे उनको क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। तो ये क्या है, फिल्टरिंग फ्लो चार्ट होता है। ब्लड का क्या होता है, ये फिल्टरिंग फ्लो चार्ट होता है। तो आप इसको डायग्राम में और फ्लो दोनों में बनाना है। ये पेरी, इसको पेरीनेफ्रिन भी बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर कैपिलरीज बोलते हैं, है ना, दोनों नाम है इसके, पेरीनेफ्रिक कैपिलरीज बोलते हैं। तो इसमें हेडिंग डालो, ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फ्लो चार्ट बने, देखो ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक, इससे एक ब्रांच निकली, क्या बोला, रीनल आर्टरी, ठीक है। ये रीनल आर्टरी नीचे की तरफ, ऊपर गए तो सुपीरियर हो जाए और नीचे की तरफ इंफीरियर, इंफीरियर रीनल आर्टरी। एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाने के बाद क्या नाम हो जाएगा इसका, सेगमेंटल आर्टरी, दिख तो रहा है क्या। फिर लोब में जाएगी तो क्या बोलेंगे, इंटरलोबर आर्टरी। फिर ऐसे घूम जाएगी तो क्या बोलोगे, आर्क्वेट। फिर ये लोबुलार में आ गई तो क्या बोलोगे, इंटरलोबुलार। फिर फिल्टर होने के लिए आया, इसको बोला एफरेंट आर्टीरियोल्स, और वापस निकला, इसको बोला इफरेंट आर्टीरियोल्स।
ये आर्टरी ने ब्लड लेके गया ग्लोमेरुलस में, वहां पे फिल्टर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो हमको पता है कि फिल्ट्रेशन कहाँ होता है ब्लड का? रीनल कॉर्टेक्स में होता है। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? रीनल कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर नेफ्रॉन को ही हमने थोड़ा बड़ा किया है। एक बार इसको लिख लो आप। नहीं दिख रहा है क्या? कोई चीज समझ में नहीं तो बोल देना, लिख दे, बड़ा करके दिख रही। गलत मत लिखना, है ना, गलत मत लिखना। देखो ये तो लोबर है, ये लोबुलार है ना, दोनों में फर्क है। AFFERENT, एफरेंट। इधर बड़ा सारा लिख रहे हैं, AFFERENT, एफरेंट आर्ट्रियोल से, नॉट आर्टरी, आर्ट्रियोल्स। ठीक है, बस इसके बाद में एक नाम हो रही, हो गया ना? नहीं हुआ? डायग्राम सही बनाना ना। एओर्टा से आर्टरी निकली, क्या बोला इसको हमने? रीनल आर्टरी। ये नीचे चलेगी तो क्या बोला इसको? इंफीरियर रीनल आर्टरी हो गई। फिर ये सेगमेंट में जाते क्या हो गया? सेगमेंट कितने होते हैं? 5, बहुत बढ़िया, ऐसे साथ साथ याद रखने, 5 होते हैं। तो सेगमेंट में जाते इसको सेगमेंटल आर्टरी बोला। ओके, पिरामिड्स के बीच में जाना, पिरामिड्स को हमने लोब बोला था ना, तो लोब्स के बीच में जाते इसको क्या बोल दिया गया? इंटरलोबर आर्टरी। फिर ये लोब खत्म होते ही घूम जाती है, तो इसको बोलते को क्या बोलते हैं? आर्क्यूट आर्टरी। ये लोबुलार में जाएगी तो क्या बोलेंगे इसको? इंटरलोबुलर आर्टरी। फिर ये ग्लोमेरुलस में जाने से पहले आर्टरियोल्स में कनेक्ट हो जाती है, कौन सा? एफरेंट आर्टरियोल्स। और ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है। इसके बाद में जो बाहर निकली वो आर्टरी कौन सी है? आर्टरियोल्स एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, बस इतना लिखा है। अब आर्टरी वो ये जगह के हिसाब से नाम चेंज हो गई, है ना, जैसे जैसे वो गई ना वहां उसके नाम चेंज हो गए। अब आगे वाली स्लाइड पे चले आगे। अब देखो ये जैसे आगे निकली ना, सीधा तो आएगा नहीं, इसलिए इसको टेढ़ा कर रहे हैं। ये आर्टरी इधर आई, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये तो एफरेंट आर्टरियोल्स है, और ये क्या है? ठीक है, ये जैसे ये
पीसीटी स्टार्ट होगी, इसके टच हो जाएगी वापस किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, रीअब्जॉर्ब कर रही है ना कंटेंट्स को। रीअब्जॉर्प्शन कहां तक होता है, डीसीटी तक होती है। रीअब्जॉर्प्शन कहां तक होता है, डीसीटी तक होता है, ठीक है। तो जैसे पहली बार टच होगी तो इसको क्या बोल देगा, पेरिनेफ्रिक भी बोलते हैं इसको, पेरिनेफ्रिक कैपिलरीज है। इसके बाद में क्या हो जाएगा इसको, डीवीआर, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ठीक है। आदान ये रीअब्जॉर्ब कर रही है इसको, कंटेंट्स का रीअब्जॉर्ब हो रहा है, रीअब्जॉर्ब पूरा हो गया पीसीडी तक। उसके बाद में कौन सी ब्रांच बन जाएगी इसका, इंटरलोब्युलर वेन। वो डायग्राम समझ आ गया ना। फिर ये घूम जाएगी आर्क्वेट वेन, फिर ये लोब में जाएगी, फिर सेगमेंट में जाएगी, फिर रीनल वेन बन जाएगी और इंफीरियर वेना को, फिर वापस हार्ट में आ जाता ब्लड। तो ये जो ब्लड आया ये फिल्टर हो गया है ना, ये जो ब्लड वापस आया ये क्या हो गया है, फिल्टर होके आया है। बट इसमें CO2 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है क्या इसमें, ऑक्सीजन नहीं है इसमें, अभी तो ये हार्ट के पास गए नहीं ना। ये ऑक्सीजन तो हार्ट में जाके फिर लंग्स में जाएगा ना, तब ऑक्सीजन आ जाएगी। बस ऑक्सीजन नहीं है और सब कुछ है, और सब कुछ का मतलब काम काम की चीज सारी है, वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर निकाल के आगे। भाई ऑक्सीजन इसलिए नहीं है कि वेन है, हमको पता है वेन में कभी भी ऑक्सीजन नहीं होती, बस बात ये, ऑक्सीजन किस में होती है, आर्टरी में होती है। हाँ जी, और वो ऑक्सीनेटेड हुआ, लेकिन फिर ये ब्लड किडनी को सप्लाई भी तो कर दिया भाई, किडनी को ऑक्सीजन दे दी इसने और CO2 ले ली, इसलिए वो CO2 वाला बना। Afferent arterioles, efferent arterioles, perinephric capillaries, DVR, descending vasa recta, ये पूरा रिएब्जॉर्प्शन करने के बाद में इंटरलोबुलर वेन, आर्क्वेट वेन, इंटरलोबर वेन, सेगमेंटल वेन, रीनल वेन और इंफीरियर वेना का, है ना। इस प्रकार से ब्लड वापस ब्लड को, समझ गए क्या। तो आप समझ आ गए किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करता है, किडनी को ब्लड सप्लाई DVR, है ना, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। ऑप्शन में देखना है, यदि ऑप्शन में नहीं हो तो ये DVR रीनल आर्टरी की ब्रांच है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, वहां पे रीनल आर्टरी भी बोल सकते हो आप, क्योंकि आगे जाके इसी की तो ब्रांच है ना। लेकिन ऑप्शन में दोनों हो तो DVR को देना। हो गया।
ये इसमें क्या क्या फिल्टर होगा वो हम फिजियोलॉजी बताएंगे आपको, तब बताएंगे ना कि क्या क्या इससे वापस रीअब्जॉर्ब होता है, कौन कौन सा बाहर जाता है। अब इसको चार्ट के रूप में लिख लो, और याद हो जाएगा। ऐसे फ्लो चार्ट लगा लो। एओर्टा ब्लड कहां से आ रहा है? एब्डोमिनल एओर्टा से क्या निकला? रेनल आर्टरी किस में चली गई? सेगमेंटल आर्टरी किस में चली गई? इंटरलोबर आर्टरी घूम गई लोबुलार में चली गई। इंटरलोबुलर आर्टरी किस में कन्वर्ट हो गई? इफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस जैसे डायग्राम लाया वैसे वैसे करना है। ग्लोमेरुलस से ब्रांच निकली, इसको क्या बोला? इफरेंट आर्ट्रियोल्स दो ब्रांच में टूट गई, कौन कौन सी है? ये किसमें टूट गई? दो में। पेरिनेफ्रिक लीविया। इन दोनों ने वापस रीअब्जॉर्प्शन कर लिया। लोबुलार में आ गई तो क्या बोला इसको? इंटरलोबुलार में, फिर ये घूम गई फिर लोब में आ गई, सेगमेंट में आ गई, है ना। इस प्रकार से फिल्ट्रेशन का फ्लो चार्ट हुआ। तो डायग्राम बनाया था उसी को हमने ऐसे लिख दिया। वापस नीचे करूंगा। तो ऐसे याद ही हो गया ना, डायग्राम बना दिया ना, उसमें याद ही हो गया, बस ही इसको लिखना है। अब इस चार्ट का जो आपको नॉलेज के लिए लिखा है, इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा वो देखो। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्लोमेरुलस होता है,
उसमें किस प्रकार की कैपिलरीज होती हैं? ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस किसको कह रहे हैं हम? कैपिलरीज का गुच्छे को ही तो कह रहे हैं, है ना? कैपिलरीज के गुच्छे को कह रहे हैं हम। तो कौन सी प्रकार की कैपिलरीज होती है इस गुच्छे में? हाँ, बंच ऑफ फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोमेरुलस में किस प्रकार की कैपिलरीज होती हैं। जो पढ़े हुए उनको नहीं बता, वो नहीं बताना। कैपिलरीज कितनी प्रकार की होती हैं? कैपिलरीज क्या होती है पहले बताओ। कैपिलरी क्या होती है? वेन्यूल से भी छोटी होती है, आर्ट्रियोल से भी छोटी होती है। ठीक है, और कोई विशेषता? पूरी प्रोसेस में फिल्टर कहाँ होता है? फ्लूइड का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? कैपिलरीज में होता है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आर्टरी में क्यों नहीं होता एक्सचेंज? आर्टरी में क्यों नहीं होता? ठीक है, लेयर पतली होती है। आप बताओ। ये तो बता दी, तो कुछ और बात बताओ, कुछ अलग बात बताओ। ये तो नॉर्मल बातें बता रहे हो। एनाटॉमी की बात पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बताओ। क्या बता रहे हो? हाँ सही बता रहे हो। हाँ, ज्यादा 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 मतलब है, फाइटिंग वाइटिंग करे तो बाहर भी निकल जाती है ना? वैसे ब्लड का टॉपिक है, लेकिन बात आ गई तो बता देते हैं। कैपिलरी और ब्लड वेसल्स होती है जो आर्टरी और वेन होती है ना? उसमें इतना फर्क होता है कि हम पढ़ते आए हैं कि ब्लड वेसल्स में 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? ब्लड वेसल आर्टरी हो चाहे वेन हो, उसमें 3 लेयर होती हैं। कौन सी होती हैं? जैसे ये कोई भी आर्टरी है, कोई वेन है, तो उसमें 3 लेयर होती है। सबसे अंदर कौन सी? ठीक है, इंटीमा। बीच वाली? और सबसे बाहर? ट्यूनिका एडवेंसिया बोलते हैं वैसे। ठीक है, ये तीनों लेयर होती है, लेकिन कैपिलरीज में एक ही होती है, ओनली ट्यूनिका इंटीमा। कैपिलरीज में एक ही लेयर होती है, इसमें 3 लेयर है। 3 लेयर है तो फिल्टर नहीं कर पाए, है ना? एक कारण ये हो गया कि इसमें ओनली सिंगल लेयर होती है। वो भी कौन सी लेयर होती है? इंटीमा होती है। तो 1 लेयर होती है, इसलिए इसमें पोर होते हैं, छेद होते हैं। छेद होते हैं तो फ्लूइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना? एक्सेशन होता है। तो कैपिलरीज होती है वो क्या होती है? ओनली सिंगल लेयर मैडम। वो भी सिंगल कौन सी? ट्यूनिका इंटीमा। हमारे शरीर में 3 प्रकार की कैपिलरी होती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की क्या होती है? हमारी किडनी में कौन सी कैपिलरीज पाई जाती है? जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं और यूरिन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ब्रेन में, हमारे दिमाग के अंदर
कंटिन्यूअस कैपिलरीज होती हैं जो सीएसएफ का निर्माण करती है। और एक होती है जो बोन मैरो से ब्लड लेकर आती है, बोन मैरो से ब्लड लेकर आती है। ये साइनोसॉइड, ठीक है। ये तीन प्रकार की शरीर में कैपिलरीज पाई जाती है। तो हमको तो ओनली किडनी की बात करनी है, लेकिन आपको नॉलेज सारी चीजों का होना चाहिए कि किडनी में किस प्रकार की कैपिलरीज पाई जाती हैं। किडनी में किस प्रकार की कैपिलरीज पाई जाती हैं? हाँ, किडनी के अंदर फेलिस्टेट कैपिलरीज होती है जो यूरिन बनाती है। ब्रेन के अंदर कंटिन्यूअस कैपिलरीज होती है जो सीएसएफ बनाती है। और एक ऐसी टाइप की कैपिलरीज होती है साइनोसॉइड कैपिलरीज। आपको पता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं। वो बनने के बाद में वहां से ब्लड में जो लेकर आती है वो कैपिलरीज होती है, कौन सी? साइनोसॉइड कैपिलरीज। तो याद रखना, शरीर में तीन प्रकार की कैपिलरीज होती हैं, है ना, पूरे शरीर में होती हैं। तो समझ गए आर्टरीज और कैपिलरीज में क्या फर्क होता है, ठीक है। आगे ध्यान रखना है, अरे छोटी छोटी चीजों को याद रखोगे, आगे दिक्कत नहीं होगा। पेपर इतनी आसान इजी बन जाएगा कि 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में करके बैठ जाओगे, है ना। तो डेली आना है और कुछ नया सीखना है। कुछ पर्सन भी लेके आया करो, ऐसे नहीं आया करो बोले ऐसे किताब लेके गए और वापस उठा के वापस कल आ गए, है ना। और घर पे तो इतने काम है, टाइम तो नहीं है पढ़ने, तो ऐसे नहीं करना है ना। अभी क्या है कि आप मेरे से ज्यादा कुछ जानते हो, बस वो ये कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि भाई ये समय है, ये वापस तो आएगा नहीं आएगा ना। एक उम्र होती है, हर चीज की उम्र होती है ना। जैसे वो इरिक्सन ने कुछ बात बोल के गया था, आपने साइकेट्री में पढ़ी हो, सुना साइंटिस्ट का नाम इरिक्सन का। उसने 8 स्टेज बोला था, है ना। वो मतलब ऑटोनॉमी वर्सेस गिल्ट, है ना, 3 ऐसे कुछ, हाँ, इंटीमेसी वगैरह। तो उसने ये कहा था कि हर स्टेज होती है, हर उम्र की होती है। यदि आप उस स्टेज में वो काम नहीं कर पाए ना और आप अगली स्टेज में चले गए ना, तो वो काम पीछे वाला नहीं कर सकते आप। तो आप अभी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप आगे वाले स्टेज में चले गए कमाने वाले में, तो आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं। तो वो स्टेज वाइज स्टेज होता है। तो ये भी स्टेज आपको पढ़ने का, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब लगाना कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यदि एक बार कहीं सिलेक्शन हो गया ना, तो हजारों सिलेक्शन हो जाएंगे आपके। ये रियल बात है, क्योंकि पहला सिलेक्शन ही तो हार्ड होता है। क्योंकि जब आप एक नौकरी लग गई तो दूसरी एग्जाम देने जाओगे तो टेंशन ही नहीं है, बोले होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, कॉन्फिडेंस होगा। तो अपने आप को चीजें अपने आप कॉन्फिडेंस से आती है चीज, तो आगे सही हो जाती है वो। नहीं तो पहले पूरा बेस क्लियर कर लो। ये एक बुक है प्यार यादव का, इसको सब जानते हो आप, जानते हो ना। हाँ, तो इसको पढ़ना है, जानने से नहीं हो, है ना। एक वित्तीय अग्रवाल भी आ गया आजकल, अच्छा एडिशन आया उसका। किसी के पास यदि 2-5 रुपए तो वो भी ले आना, है ना। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा पैसों की तंगी होती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी तो इन चीजों से गुजरा हुआ हूँ। है नहीं, हम दे भी देंगे, लेकिन फिर आपकी क्या गारंटी है कि आप पढ़ लोगे।
है? स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। अरे स्टाम्प पेपर में हमने देखे हैं फेयर देखे। आगे देखो, नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी है नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन होता है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एक नेफ्रॉन कितना लंबा होता है? एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन या फिर 10 लाख, है ना? तो टोटल कितने हो गए? 20 लाख हो गए। अच्छा, नेफ्रॉन की भी स्पेशल बात यह है कि नेफ्रॉन मर गया तो जी नहीं सकता वापिस। एक बार यदि नेफ्रॉन मर गया ना तो वापिस जिंदा नहीं हो सकता। जैसे वो न्यूरॉन निकल गए, न्यूरॉन एक बार मर गया तो वापिस क्या नहीं हो सकता, वैसे ही नेफ्रॉन होता है। इसमें रीजनरेशन नहीं होता, डैमेज हो गया तो हो गया, है ना? तो रीजनरेशन हाँ 3 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है, लेकिन अपने बाल होते हैं उतना ही होता है। तो बहुत सारे 10 लाख बाल रह सकते हैं किडनी में आराम से। तो यदि किसी पर्सन के पास 2 किडनी है तो वो एक दान कर सकता है क्या? हाँ, दान कर सकता है ना? हाँ, उस टाइम में उसकी एक किडनी है वो 80% काम करेगी, यानी सिंगल किडनी 80% ही काम करेगी। इसलिए 2 आदमी जिंदा रह सकते हैं, है ना? दूसरी वाली डैमेज नेफ्रॉन नॉट डिजनरेट अगेन। डैमेज नेफ्रॉन वापिस तो रीजनरेट नहीं हो सकता। यदि एक आदमी, इफ ए पर्सन डोनेट 1 किडनी, देन सिंगल किडनी यानी एक किडनी 80% वर्क करती है। यदि एक दान देती तो एक किडनी 80% काम कर देगी। किसी पर्सन की उम्र कितनी हो गई? 45 से 50 की उम्र हो गई उसकी। कितनी उम्र हो गई? 45 से 50 की एज हो गई है। इस एज के बाद में हर 1 साल में 1% नेफ्रॉन मरेंगे, है ना? हर 1 साल में 1% नेफ्रॉन। तो जब 100 साल का हो जाएगा तो 50% नेफ्रॉन क्या हो जाएंगे? मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 साल का आदमी ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं है उसको, है ना? तो आफ्टर 45 to 50 एज 1% नेफ्रॉन डैमेज पर ईयर। पैंतालीस से 50 एज 1% नेफ्रॉन डैमेज पर ईयर।
इसके अंदर वो नहीं होती है, सेंट्रियोल्स नहीं होता। सेंट्रियोल्स जानते हो क्या? तारकाय। तारकाय का मतलब विभाजन, सेल का विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो विभाजन नहीं होगा तो रिजनरेट नहीं होगा। %50 नेफ्रॉन डैमेज इंडिकेट किडनी फेलियर। यदि 50% नेफ्रॉन डैमेज हो गए तो क्या इंडिकेट करेगा? किडनी फेल हो गई है ना, किडनी फेलियर कंडीशन। और इसे थोड़ी कम होगी तो कोई प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा, जैसे डैमेज हो जाती है कई बार वो कंडीशन। ठीक है, अब एक बार देखना, लिखना नहीं है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक होता है रीनल कॉर्पस्कल और एक होता है रीनल ट्यूबुल्स। ठीक है, तो रीनल कॉर्पस्कल में तो इतना ही पार्ट आता है। कौन सा? एक तो ग्लोमेरुलस आता है और एक कौन सा कैप्सूल है? बॉमन कैप्सूल। इतने वाले पार्ट को तो क्या बोलते हैं हम? रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। अब इसके बाद में ट्यूब शुरू हो जाती है, तो ये कौन सा पार्ट होता है? रीनल ट्यूबुल्स वाला। ये कौन सा पार्ट हो गया? रीनल ट्यूबुल्स पार्ट वाला। तो 2 पार्टों में बांटा इसको, एक तो रीनल कॉर्पस्कल और एक रीनल ट्यूबुल्स। ठीक है, आप ग्लोमेरुलस के बारे में जानते हो काफी बात कि एक कैपिलरीज का गुच्छा होता है जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, और इसमें अंदर फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज पाई जाती है, फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज पाई जाती है। ठीक है, बॉमन कैप्सूल के बारे में क्या जानते हो? बॉमन कैप्सूल के बारे में कुछ जानते हो क्या? 2 लेयर होती है इसमें। ठीक है, बड़े रहते हैं, वो छनते नहीं है। बाहर आ जाती है ना। ठीक, देखो एक बार लिखना कुछ नहीं, देखते रहो। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना। ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। ये क्या है? तो इसके अंदर ये जो आर्टरीज है, ये कौन सी आर्टरीज होगी? एफरेंट आर्टरीज। और वो कौन सी होगी? जो हमारी किडनी में कैपिलरीज पाई जाती है, उसकी कोई विशेषता बताओ। हेल्प करवाती, ये सब जगह होता है। और कोई विशेषता बताओ। अच्छा, कैपिलरी किसको बोलते हैं? हाँ, वो वाली बात छोड़ो, दूसरी वाली बात।
इतनी अंदर की बात है नहीं पूछ रहा, ऊपर सुपरफिशियली बात बताता हूँ कि जैसे आपको पता है कि पहले आर्टरी आती है, फिर आर्टरी छोटी होती है क्या बन जाती है, फिर क्या बन जाती है, फिर वेन। तो आप पता चल गया कैपिलरीज क्या है। अरे आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के बीच की यूनिट को बोल रहे हैं, है ना, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के बीच की यूनिट को बोलते हैं। लेकिन इसमें देखो दोनों तरफ ही आर्ट्रियोल्स हैं। इसकी खास बात दिखी क्या आपको कि इसके इधर भी क्या है और इधर भी क्या है, ये खास बात है इसकी। ऐसा कहीं नहीं होता शरीर में, एक ऐसी कैपिलरीज यही होता है जिसके दोनों तरफ आर्ट्रियोल्स होते हैं, है ना। और तो सारी कैपिलरीज में हमने पढ़ा था एक आर्ट्रियोल्स होता है एक वेन्यूल्स होता है, लेकिन किडनी की कैपिलरीज के दोनों तरफ क्या होता है, आर्ट्रियोल्स होता है। तो ये बात आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कैपिलरीज कहां पाई जाती है जिनके दोनों तरफ आर्ट्रियोल्स होते हैं, या ऐसी कैपिलरीज का नाम बताओ जो दोनों तरफ आर्ट्रियोल्स होता है। पेरिस्टेट कैपिलरीज, है ना, दोनों तरफ आर्ट्रियोल्स वाली कैपिलरीज को पेरिस्टेट कैपिलरीज कहते हैं। दोनों तरफ आर्ट्रियोल्स वाली कैपिलरीज किडनी में पाई जाती है, नेफ्रॉन में। ये बेसिक बातें हैं, याद रहेगी क्या, ठीक है। अब जैसे ये एफरेंट आर्ट्रियोल शुरू होती है, इसकी दीवारों पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, दोनों तरफ होती है। इसको बोलते हैं जेजी सेल। क्या बोलते हैं इनको, जेजी सेल। फुल फॉर्म बताओ इसकी, जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल, है ना, जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल होती। काम सुपरफिशियल बता दो, हम डिटेल से बाद में पढ़ लेंगे, बताओ। जेजी क्या निकालती है, रेनिन निकालती। पढ़ा ना हमने पहले कि किडनी से एक हार्मोन निकलता है रेनिन, पढ़ा है क्या, पढ़ा है। इधर देखना, बाद में लिखना। और जैसे ही आपके किडनी में ब्लड कम गया, क्या कम गया, ब्लड कम गया, क्योंकि ब्लड आगे से आ ही नहीं रहा था, जाएगा कम जाएगा, तो ये सेल क्या नहीं होंगी, स्टिमुलेट नहीं होंगी, यानी इस पे स्ट्रेच होना चाहिए, ये स्ट्रेच नहीं होंगी ना, तो इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि किडनी में ब्लड क्या आ रहा है, तो बीपी कम हो गई ना, तो ये क्या करेंगी, रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, है ना। ये किसको एक्टिवेट कर देगी, फुल फॉर्म बताओ इसको, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का नाम सुना होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। वो सिस्टम हम डिटेल से बाद में पढ़ाएंगे आपको। वो क्या करता है कि वाटर का वापस रीअब्जॉर्प्शन करता है, बीपी बढ़ जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी में बीपी कौन बढ़ाता है, किसी पर्सन की बीपी हो जाती है तो हार्ट वाले डॉक्टर के पास आता है, किडनी वाले के पास किसके पास आता है, देखो 100 में से 90% बीपी किडनी के कारण होती है, 100 में से 90% बीपी होती है वो किडनी के कारण होती है, 10% तो हार्ट के कारण होती है। हार्ट में कभी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत यहाँ हो रही है ना, ये सेल है वो स्टिमुलेट हो जाती है, बीपी बढ़ा देती है ना। तो ज्यादातर एक्चुअल में तो जो जिसकी दिक्कत हो रही है ना, वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, क्योंकि 90% कारण ही किसके होते हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम 90% तो किसके पास आते हैं, कार्डियो के पास। तो जैसी सेल होती है यहाँ के ऊपर एक बार, फिर जैसे इसके ये गुच्छा बनता है ना, इस गुच्छे के जस्ट बाहर की तरफ एक सेल और पाई जाती है। इन सेल को बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ये क्या सीक्रेट करती है वो बता देंगे, ठीक। हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करती है ना। इसके बेसमेंट में एक सेल और पाई जाती है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल। इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल
ठीक है, इसके बीच में एक सेल और पाई जाती है, क्या नाम उसका, मैसेंजर सेल। फिर थोड़ा नीचे आ जाओ, इसमें भी पाई जाती है, पीसीटी में भी सेल पाई जाती हैं, कैल्सिट्रॉन, कैल्सिट्रॉन सेल होती है, वो पीसीटी में पाई जाती है, पीसीटी में। फिर आगे आगे ऐसे घूमते घूमते आओ तो डीसीटी में भी होती है, प्रिंसिपल सेल। अब देखो कितनी होती। अब हम बता सकते हैं कि नेफ्रॉन में कितनी प्रकार की सेल पाई जाती, नेफ्रॉन में कितने प्रकार की सेल पाई जाती, तो कितनी हो गई है, ये पूरा ही नेफ्रॉन ही है ना, वहां तक नेफ्रॉन ही है, सीटी तक। हाँ तो 1 2 3 4 5, 5 ही है, कहाँ है जी दोनों तरफ है, तो इधर भी है इधर भी। देखो जगह दो है, नाम तो एक ही है, नाम तो एक है ना जेसी का। अच्छा चलो गई, चलो गई, ठीक है। इस सेलों के बारे में हम बता दें, एक बार साथ लिख लो सब। जेसी सेल की फुल फॉर्म क्या है, ये सेल जैसे शॉर्ट में लिख दूं, ए का मतलब समझाओगे ना, और ये एफरेंट आर्टरियोल्स इफरेंट आर्टरियोल्स की वॉल पे पाई जाती हैं, ये सेल जब हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन बोले तो कितने से कम, 90-60, पर 100 से कम हाइपो में आता है, वैसे देखें ना तो 100 से कम हाइपो में आता है। ये सेल जब हाइपोटेंशन होता है तो स्टिमुलेट होती हैं, और रेनिन का प्रोडक्शन करती है। रेनिन क्या करता है, कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रेनिन RAAS, लिख लो फुल फॉर्म लिख लो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन। को एक्टिवेट करता है
बीपी बढ़ाता है। ठीक है, ये किडनी के फंक्शन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये कैसे बढ़ाता है। ठीक है, आप इतना याद रखो। तो जेजी सेल जक्स्टाग्लैंडुलर सेल ए और ई की दीवारों पे पाई जाती हैं। जब बीपी कम होती है तो ये स्टिमुलेट होती है सेल और क्या निकालती है, रेनिन निकालती है। रेनिन से कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, आरआर सिस्टम एक्टिवेट होता है और बीपी वापस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे ना अब दूसरी सेल कौन सी है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल होती है, ये सेल कहां पाई जाती है, नियर द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस के पास होती है, इस साइड में है ना, नियर द ग्लोमेरुलस। और ये क्या रिलीज करती हैं, कब करती हैं, ये सेल प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करती हैं जब बीपी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। है ना, तो दोनों काम हो, जब बीपी कम हो जाएगी तो रेनिन रिलीज होगा और जब बीपी ज्यादा हो जाएगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन। तो दोनों काम कर रहे हैं ना अपने आप, अपने को कुछ नहीं करना। बीपी बॉडी अपने आप मेंटेन कर रही है, बीपी ज्यादा होते ही रेनिन आ जाएगा, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाएगा, कम होते रेनिन आ जाएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के एग्जांपल बताओ। मोस्टली इसमें दो होते हैं, PGI2 बोलते हैं, 1 नहीं होता है, और PGE2। है ना, PGI2 और PGE2 दो बेस्ट माने गए हैं। जब बीपी का ज्यादा हो जाते हैं तब ये दो रिलीज होते हैं हमारे शरीर में, और ये क्या करते हैं, ये डायलेट कर देते हैं, वेसल्स क्या कर देते हैं, वेसल डायलेशन हो जाएगा। तो जैसे डायलेशन ज्यादा होता है, प्रेशर क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। तो ये दोनों का काम क्या होता है, वेसल्स को डायलेट करने का काम है इसका। अरे मैं नहीं थका, आप कैसे थक गए? अच्छा रोज पढ़ते हो ना इसलिए। पांच मिनट रुक जाओ। तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो कब होगा, जब बीपी ज्यादा होगा तब रिलीज होगा। ठीक है, तीसरा कौन सी सेल है, मैसेंजर सेल। ये सेल का काम क्या होता है, हाँ सही बोल रहे हो, कौन बोल रहा है, मैक्रोफेजेस करती है। मैक्रोफेजेस जैसे कोई हमारे ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस चला जाएगा, खा जाए, है ना, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है ना। ये किडनी की मैक्रोफेजेस होती हैं। ये किडनी की मैक्रोफेजेस होती हैं जो किसका काम करती है, फेगोसाइटोसिस का। और फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है,
इंगल्फ करना, इंगल्फमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, इनको इंगल्फ करने वाली सेल होती। तो आप ज्यादातर आपसे 8 सेलों का नाम याद रखना है मैक्रोफेजेज का, क्योंकि एक क्वेश्चन इनका बनता है। तो आपको सब पता है ना, आता है ना सबको। जैसे आपसे क्वेश्चन, जैसे किडनी का तो पता है कि मैसेंजर सेल होती हैं, लीवर की कौन सी होती हैं, लीवर की कौन सी होती हैं, लीवर की मैक्रोफेजेज कौन सी होती हैं, कूपर सेल, ठीक है। स्प्लीन का, स्प्लीन की लिटोरल सेल, बोन की ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लड की मोनोसाइट, ब्रेन की माइक्रोग्लिया, लंग्स की डस्ट सेल, प्लेसेंटा की हुक बेवर सेल, ये कुछ किडनी की है। तो 6-7 आपको याद रखनी है, 8 सेल हो गई कि किडनी की मैक्रोफेजेज कौन सी होती है, मैसेंजर सेल, लीवर की कूपर सेल, स्प्लीन की लिटोरल सेल, बोन की ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ब्लड की मोनोसाइट सेल, ब्रेन की माइक्रोग्लिया, लंग्स की डस्ट सेल, प्लेसेंटा की हुक बेवर सेल। ये सारी सेल कौन सी है, फेगोसाइटिक सेल होती है। पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए पर्टिकुलर सेल होती है ना, जो मैक्रोफेजेज का काम करती है। तो यहाँ पे भी एक सेल होती है किडनी के अंदर, जिसका नाम क्या है, मैसेंजर सेल, ये भी फेगोसाइटोसिस का काम करती है। बस बहुत है क्या, चलो ये लिख लो वापस, डायग्राम बता दो, जिसको समझना वो बेटे रोज डालो। वैसे डायग्राम बाकी है, कल भी चलेगा ये। आगे चलो क्या, ये एक सिंपल सा नेफ्रॉन है जो 3 सेंटीमीटर लंबा होता है ना। इस नेफ्रॉन की खास बात ये होती है कि इसमें जो कैपिलरीज होती है वो दोनों तरफ से आर्ट्रियोल्स वाली कैपिलरीज होती हैं, है ना, दोनों तरफ से आर्ट्रियोल्स पाए जाते हैं इसके। तो इसके अंदर हमने सेल की बात की थी, अभी पार्ट्स की बात हम कल करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट है, वो कितना लंबा होता है, कितना इसका डायमीटर होता है, क्या काम होता है ना, वो सारी चीजें कल करेंगे। 6 टाइप की सेल है, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जेजी सेल के बारे में हमने चर्चा कर ली सारी, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल की बात कर ली, तो पीजी रिलीज करता है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है वो इरिथ्रोपोएटिन रिलीज करता है, जो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है आगे जाकर।
मैसेंजर सेल जो फेगोसाइटोसिस का काम करती है। कैल्सिट्रोल सेल होती है, ये कैल्शियम को एक्टिव फॉर्म में लेकर आती है। तो कैल्शियम होता है ना, उसको एक्टिव फॉर्म में लाने में सहायता करती है। और प्रिंसिपल सेल होती हैं, वो सेल यहाँ पे एडीएच काम करता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, वो कौन सी सेल पे काम करता है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये हम कल डिटेल से आपको बताएंगे ना डायग्राम।